हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में आपके एग्जामिनेशंस के लिए। जैसे मनरेगा का नाम बदल रहा है, उसमें से महात्मा गांधी को हटाया जा रहा है और वीजी राम जी नाम होगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बदलाव हैं, महत्वपूर्ण जानेंगे। ट्रंप ने जो गोल्ड कार्ड अनाउंस किया था उसको लागू कर दिया है। पॉल्यूशन की बुरी स्थिति है, ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। कहाँ पर और क्या स्थिति है वो चर्चा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा है। सोशल मीडिया पर ब्लॉकिंग के आदेश ढेर सारे हुए हैं पिछले 1 साल में सरकार के द्वारा। और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मैराथन करंट अफेयर्स वीडियो आ रहा है। 10 घंटे का होगा ये, 28 दिसंबर की सुबह 9 बजे से। इससे पहले जो मैं वीडियो लेकर आया था जनवरी से लेकर नवंबर तक का, उससे ग्रुप डी में तो बम्पर क्वेश्चन टकराए हैं। 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इस तरह से। और अभी भी चल रहा है तो उसमें टकरा रहे हैं लगातार क्वेश्चन हर दिन, हर शिफ्ट में। तो ये वाला भी वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके ज़रिए यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, राज्यों के पीसीएस हो गए, इसके अलावा तमाम एग्जामिनेशन, एसएससी हो गए, रेलवे के एग्जामिनेशन हो गए, बिहार के बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, उन सब में क्वेश्चंस टकराने वाले हैं। तो देखना मत भूलना। कब है? 28 दिसंबर की सुबह 9 बजे से होगा। 10 घंटे का, संडे का दिन है, रिजर्व रखना है आपको। और हाँ, इसका लिंक भी मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो रिमाइंडर के लिए आप वो लगा सकते हैं, रिमाइंडर। तो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है। क्या होगा? केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए कौन सा विधेयक संसद में पेश किया है, या कहें सांसदों को अभी बांटा है। आंसर क्या होगा इसका? वीबीजी राम जी विधेयक। ठीक है, क्या कहेंगे? वीबीजी राम जी विधेयक। जब ये पारित हो जाएगा संसद से और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे तो फिर नाम हो जाएगा वीबीजी राम जी एक्ट 2025। ठीक है, तो ये नाम चेंज किया जा रहा है। जो रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उसका नाम बदला जा रहा है। ठीक है, भारत का एक अधिकार आधारित ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है, जो कि मनरेगा की अगर बात करेंगे उसमें यह है कि ग्रामीण लोगों को 100 दिनों तक मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी का कानून देता है ये। ठीक है, गारंटी देना। और इस कानून की जगह दूसरा कानून अब लेने के लिए आ रहा है। दिसंबर में अभी संसद में सांसदों को ये बिल पेश कर दिया गया है। और क्या है? वीबीजी राम जी बिल 2025। उसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है ये विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। ठीक है, क्या क्या प्रमुख बदलाव हुए हैं अगर देखेंगे इसमें, तो एक तो महात्मा गांधी नाम जो है ना वो गायब दिख रहा है इसमें से। अभी तक जो कानून शुरू में मनरेगा में क्या है, कानून में ही नाम लिखा हुआ है, महात्मा गांधी से शुरू होता है। ठीक है, नरेगा, महात्मा गांधी फिर नरेगा है। लेकिन इसमें क्या है, अब इसमें से महात्मा गांधी हटा दिया गया है नाम, कोशिश की जा रही है यही। और देखिए मनरेगा में क्या था ना, हर ग्रामीण घराने को या परिवार को 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी। ठीक है, जो गरीब तबके हैं, मुश्किल में रह रहे हैं, उनके लिए था। लेकिन ये वीबीजी राम जी जो बिल है, इसमें 125 दिनों तक इसको बढ़ाने का प्रावधान है। हालांकि इसमें खास बात यह है कि जो एग्रीकल्चर सीजन्स हैं उसमें इसको रोजगार को पॉज किया जाएगा, नहीं रोक दिया जाएगा। और ये बिल पहली बार रोजगार गारंटी के लिए 60 डेज के अवकाश यानी छुट्टी का निर्धारित करता है। उस दौरान बीज बोने के लिए, कटाई के लिए जो प्रमुख एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उन सब के लिए, ताकि वो श्रमिक उपलब्धता सुनिश्चित रहे खेती के लिए। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसमें ये अब 60 डेज का अवकाश कर दिया गया। इस दौरान काम नहीं कराया जाएगा। यहाँ पर एक खास बात है कि केंद्र राज्यों के बीच में वित्तीय साझेदारी की बात हो रही है। मनरेगा जो स्कीम थी ना, उसमें क्या होता था, जो मजदूरों का खर्चा है वो 100% केंद्र सरकार वहन करती थी। जबकि अगर कोई काम हो रहा है, उसमें मटेरियल लग रहा है, उसमें 75% केंद्र सरकार और 25% जो है ना वो राज्य सरकार खर्च करते थे। तो लगभग ये जो है ना 90 और 10% का एवरेज पड़ता था। मतलब टोटल जो काम हो रहा है उसमें 90% अगर हम धरातल पर कहेंगे काम, तो वो केंद्र सरकार वहन करती थी और 10% राज्य के पास आता था।
लेकिन अब पूरी की पूरी स्कीम में क्या कर दिया गया है, 60-40 का रेशियो कर दिया, यानी 60% केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% राज्यों को देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, राज्यों पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, एक और बात की गई है, उत्तर पूर्व के राज्य और हिमालयी जो राज्य हैं वहाँ पर ये 90-10 का मॉडल रखे गया है, 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य के लिए मानक एक आवंटन आधारित किया जाएगा, उसी के आधार पर यह किया जाएगा। ओके, और इसमें यह भी है कि साप्ताहिक मजदूरी का प्रावधान किया गया है। मतलब मनरेगा में क्या है, 15 दिनों पर भुगतान होता था, इसमें 1 सप्ताह पर यह भुगतान दे दिया जाएगा। ओके, तो ये है कई सारे नीतिगत सलाह, मतलब इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जिससे कि अब रोजगार की अवधि बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण जीवन की सुरक्षा बढ़ेगी। पहले 100 दिनों की गारंटी मिलती थी, अब 125 दिनों की गारंटी मिलेगी। गारंटी का मतलब कि अगर काम नहीं मिला तो फिर भी पेमेंट मिलना है। मनरेगा में ये होता कि पूरे साल में 100 डेज का होता था, अब क्या है, इसमें VGG राम जी जो बिल है उसमें ये है कि एग्रीकल्चर सीजन में काम नहीं कराया जाएगा उनसे, मजदूरों से, उनको एग्रीकल्चर क्षेत्रों में ये दिया जाएगा। आलोचनाएं भी हैं बहुत सारी, जैसे कि इसमें से महात्मा गांधी, इस पूरे एक्ट से, इस कानून से महात्मा गांधी नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो इससे राज्यों पर भी लोड बढ़ेगा और इसको लेकर काफ़ी हंगामा आने वाले दिनों में होने वाला है। ठीक है, बेसिक बातें आपने जान ली, बहुत ज़रूरी था समझना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, पहली बार 2001 में मनाया गया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2025 में किन 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? आंसर होगा जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। ठीक है, जॉर्डन में 15-16 दिसंबर को, इथियोपिया में 16-17 दिसंबर और ओमान में 17-18 दिसंबर को वो पहुँचे हैं। ठीक है, तो इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जॉर्डन में थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इवनिंग को वहाँ से फिर निकलेंगे। ठीक, इथियोपिया की ओर चलते हैं। प्यारा भारत ये रहा, और तीनों देश आपको मैं बताता हूँ जो तीनों देश की यात्रा कर रहे हैं। जॉर्डन जो है ना वो यहाँ पर ये वाला स्थित है, ये है जॉर्डन। ठीक है, उसके बाद फिर जाएंगे ये इथियोपिया, ये यहाँ पर है इथियोपिया, वहीं पर जहाँ अभी ज्वालामुखी फटा था। ठीक है, हजारों सालों के बाद। ओके, इस जगह पर, और उस ज्वालामुखी का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों को याद रहता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसी की वजह से यहाँ जो फटा था ज्वालामुखी है, उसकी वजह से भारत में भी धुंध आई थी, हालांकि बाद में वो चाइना की ओर चला गया था, उसकी वजह से विमान सेवाएं प्रभावित हुई थी। तो यहाँ इथियोपिया भी जा रहे हैं और फिर ओमान, ये वाला जो देश है ना वहाँ पर ये जा रहे हैं। ठीक है, तो जॉर्डन सबसे पहली यात्रा है। जॉर्डन के जो राजनयिक संबंध हैं भारत और जॉर्डन के, उसके 75 ईयर हो चुके हैं। ओके, तो वो भी एक जश्न के तौर पर उसको देखा जा रहा है। ठीक है, तो इस पर जो भी अपडेट आएगा फिर मैं अगले करंट अफेयर्स वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है बहुत डिटेल में, वो आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर, गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप बहुत शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, राज्यों के SSC लेवल का है, और दूसरे IAS-PCS मेंबरशिप प्लान जो कि UPSC और राज्यों के जो PCS है उन सब के एग्जामिनेशंस के लिए। इसमें आपको पिछले साल का कंटेंट मिल जाएगा, इस साल का मिल जाएगा, और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा। PDF वीडियो, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ है। और शार्प लर्निंग ऐप पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। रेलवे NTPC का बैच चल रहा है, आपका ADO बिहार का बैच चल रहा है, बिहार SI का बैच चल रहा है, ऑल इन वन बिहार बैच चल रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, केंद्र व राज्य सरकारों ने किस पोर्टल के जरिए 19 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पहले 1 वर्ष में 2300 से अधिक ब्लॉकिंग आदेश भेजे? क्या होगा इसका आंसर? सहयोग। इसकी काफ़ी चर्चा रही है और ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय का ये पोर्टल है, नाम क्या है? सहयोग। ठीक है, सहयोग ये नाम है इसका, और इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2024 में। ठीक है, और अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच में
लगभग एक साल में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सहित 19 ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें 2300 से अधिक ब्लॉकिंग के आदेश भेजे गए। ब्लॉकिंग के आदेश का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि किसी ने अगर कुछ पोस्ट किया है तो उसको ब्लॉक करने का काम, सरकार को लगा ये गलत है तो इसको हटा दिया जाए, तो ये सहयोग पोर्टल पे ही डाल दिया गया। अब उन कंपनियों को जिम्मेदारी है कि वो इस सहयोग पोर्टल से में लॉगिन करके वो चेक करते रहें कि क्या क्या अपडेट्स आए हैं, तो मुझे क्या इसमें से हटाना है। ठीक है, तो ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। इंडियन एक्सप्रेस ये लिखता है कि आदेशों की संख्या में पहली बार इतनी बड़ी संख्या है। ये उजागर करता है कि किस तरह से ये विवादित पोर्टल भारत के बढ़ते ऑनलाइन सेंसरशिप की ढांचे में मतलब तेजी से केंद्रीय उपकरण सा बन गया है। आदेशों की संख्या और ज़्यादा हो सकती है क्योंकि सहयोग पोर्टल ठप होने की स्थिति में कई बार ईमेल के माध्यम से भी ऐसे ऑर्डर दिए जाते हैं कि फलाना चीज़ों को आप ब्लॉक कर दो। सहयोग पोर्टल वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया हुआ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उद्देश्य यही है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, केंद्र और राज्य, तो वो ऑनलाइन अगर अवैध और आपत्तिजनक कंटेंट है तो उसको तेजी से हटाने के लिए केंद्रीय रूप से आदेश जारी हो। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि एक हाई लेवल का ऑफिसर ही इसमें लॉगिन कर सकते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये ब्लॉक किया जाए। और ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के सेक्शन 79(3) और 69(3)(b) उसके तहत निर्देश है इसमें कि कोई भी अगर किसी भी इंटरमीडिएटरी जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो उसको सरकारी एजेंसी को अवैध सूचना मिलने की वास्तविक अगर ज्ञान होता है तो तुरंत एक्शन लेना है, नहीं तो उसका जो सेफ हार्बर सुरक्षा है उसको जो कैटेगरी है वो उससे वो मतलब वो खो सकता है वो प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये इसमें क्या है कि अलग अलग कंपनी, अलग अलग जो देश भर में अब इतने सारे ज़िले हैं, वहाँ के एसपी अगर भेजते हैं अलग अलग ईमेल तो वो बड़ा क्रिटिकल हो जाता है चीज़ें, तो एक पोर्टल ही बना दिया गया। लेकिन इससे एक ये भी बात है कि सेंसरशिप भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले। जैसे आप देखेंगे कि व्हाट्सएप के कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए 1392 रिक्वेस्ट भेजे गए थे। ठीक है, ऑर्डर कहिए, ब्लॉकिंग ऑर्डर। फेसबुक पर 255, यूट्यूब पे 176, इंस्टाग्राम पर 169 हो गया, टेलीग्राम पर 123 हो गया, गूगल पे 93, एप्पल पे 43, अमेजन पे 23, अदर्स पे 38। तो ये ब्लॉकिंग ऑर्डर जो है वो जारी किए गए और ये कहता है कि हर दिन लगभग 6 आदेश, अगर हम एक साल में देखें तो 6 आदेश हर दिन ये जारी किए गए। ठीक है, अच्छा, इसी को लेकर, इस विवादित पोर्टल को लेकर एलन मस्क की जो कंपनी है एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करती थी, तो उसने मुकदमा भी किया था। ठीक है, एक हाई कोर्ट में, और ये कहा था कि ये जो है वो आज़ादी अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर प्रभाव डालता है। हालांकि इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार का पक्ष लिया था और कहा था कि जनता की भलाई के लिए ये अवैध नहीं है, पूरी तरह से फ्री कर देना सही नहीं है स्पीच को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी रकम में ट्रंप गोल्ड कार्ड बेचना शुरू किया जिससे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता मिलना आसान होगा? आंसर क्या होगा? $10 लाख। ठीक है, क्या है? $10 लाख, यानी $1 मिलियन। लगभग रुपए में ये 9 करोड़ के आसपास होता है। इसको लॉन्च किया गया था कब? मतलब लॉन्च नहीं, ऐलान किया गया था फरवरी 2025 में, और उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि $10 मिलियन रकम देने होंगे तो ये गोल्ड कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अब उस रकम को कम कर दिया गया है और $1 मिलियन यानी $10 लाख ये रकम रखी गई है। ये नया वीज़ा रेजिडेंस प्रोग्राम है जिसके जरिए नागरिकता मिलना आसान हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो इतनी रकम इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद फिर वहाँ गोल्ड कार्ड ले सकते हैं। जो अमीर हैं उनके लिए ये किया गया है ताकि पैसे उनके पास, यानी रकम जो है ना उनके पास, अमेरिका के पास ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि गोल्ड कार्ड जो है ना स्टार्ट कर दिया गया है ट्रंप के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के बाद किस देश ने भारत समेत 5 एशियाई देशों पर
50% तक भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। आंसर होगा मैक्सिको। अब मैक्सिको भी, अमेरिका के बाद मैक्सिको भी ये काम कर रहा है, और बहुत सारे देशों पर, चीन पर भी लगाया है और भारत भी है, कई सारे देशों पर। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क कह सकते हैं जो विदेश से आने वाले सामान पर लगता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगा हो जाता है। तो क्या होगा, भारत का सामान वहाँ जा रहा था, पहले कम टैक्स लग रहा था, टैरिफ लग रहा था। अब चूंकि यहाँ से मान लीजिए 100 रुपये किसी चीज़ का दाम है, तो वहाँ पर जाकर वो सरकार 50 रुपये और उस पर जोड़ देगी, वसूल लेगी। तो 150 रुपये तो वहाँ एंट्री पॉइंट पे ही हो गया सामान का दाम। अब कोई देश 100 रुपये में ही बेच रहा है और वो उसके टैरिफ कम लग रहा है, वहाँ पर मान लो 10% लग रहा है, तो वो 110 रुपये में वहाँ पहुँच रहा है। ऐसे में क्या होगा, हमारा जो सामान है जो हम 100 रुपये में बेच के वहाँ 150 रुपये में पहुँचा रहे थे, क्योंकि 50% टैक्स दे रहे थे, ऐसे में हमारे सामान कोड की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि हमारा सामान महंगा है। तो ये नुकसान होगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो चीज़ें थी ना वो पिछले साल ही कर दिया गया था वहाँ पर, लेकिन अब वहाँ की संसद के एक हिस्से ने भी इसको पारित कर दिया है। तो इसका मतलब ये होगा कि भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सब में जो है ना वो सामान महंगा हो जाएगा। एक बार मैक्सिको चलते हैं, ठीक है। प्यारा भारत है अपना, और चलते हैं मैक्सिको। कहाँ है? वह उत्तरी अमेरिका महादेश में, ठीक है। तो ये अमेरिका है और इसके बगल में ये है मैक्सिको, और उसी की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शीनबाम, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें हैं और 1 अप्रैल 2026 से ही लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है, ठीक है। अब अगर सवाल हो कि भारत और मैक्सिको के बीच में जो है वो ट्रेड कितना है, कितने का ट्रेड हम लोग देख सकते हैं इसमें, तो दोनों देशों के बीच में 10 अरब डॉलर का ट्रेड है, ठीक है। 10 अरब डॉलर का ट्रेड है दोनों देशों, भारत और मैक्सिको के बीच में। और 2022 में अगर देखें तो 11.4 अरब डॉलर का व्यापार था। 23 में हालांकि कम हुआ, 10.6 अरब डॉलर का रह गया था। और 2024 में भारत ने मैक्सिको को 8.9 अरब डॉलर के सामान का जो है ना वो निर्यात किया था, और काफ़ी ऊंचा आंकड़ा है। जबकि मैक्सिको से 2.8 अरब डॉलर का आयात हुआ था। मतलब ये हुआ कि भारत के लिए पॉजिटिव है वो देश। भारत ने जो ज़्यादा बेचा और कम वहाँ से इंपोर्ट किया, तो मतलब हमारा ट्रेड जो है ना डिफिसिट नहीं है, यहाँ पर ट्रेड सरप्लस है इस देश में। लेकिन 50% टैरिफ के बाद अब उसका नुकसान हो सकता है। तो मैक्सिको का यही कहना है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का, कि जिन देशों के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है उन पर हम ये लागू कर रहे हैं। एक और सवाल होगा कि आखिर क्यों, उनके मन में ऐसा क्यों हुआ कि इसको लागू करें। दरअसल हुआ है ये कि मैक्सिको और अमेरिका के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, ट्रेड पैक्ट होने वाला है। तो उससे पहले ट्रंप को खुश करने के लिए कहा जा रहा है कि इन्होंने ये टैक्स भारी भरकम लगाया है भारत पे, अमेरिका पे, मतलब भारत पे, चाइना पे, ठीक है। अमेरिका से दोस्ती और बेहतर हो सके इसके लिए, ओके। क्योंकि अमेरिका यानी ट्रंप जो है ना वो काफ़ी खफा है मैक्सिको से, कई वजहों से। मैक्सिको के बॉर्डर से, मैक्सिको के ज़रिए प्रवासी जो है ना यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो इस वजह से भी ये रोकने की कोशिश, मतलब उसको खुश करने की कोशिश में है ये शीनबाम। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है। आबादी 13.2 करोड़ है। भाषा यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है। मुद्रा यहाँ की है, यानी करेंसी मैक्सिकन पेसो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी किस शहर में शुरू हुई? आंसर को वाराणसी। परिवहन और जलमार्ग जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने 11 दिसंबर को वाराणसी के नमो घाट पर इसको हरी झंडी दिखाई और इसको रवाना किया। आप सोचते होंगे इसके बारे में तो पहले भी सुन चुके हैं। देखिए ये जब बन रहा था ना उस वक्त इसका लोकार्पण किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो उसी के अब इसको वाराणसी में हाइड्रोजन क्रूज कहिए वो चल रहा है, ठीक है। तो देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल से चल रहा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी
उसने किस भारतीय को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया? आंसर होगा अनंत अंबानी। अनंत अंबानी मुकेश अंबानी के बेटे। कहा गया है कि वन तारा जो है ना गुजरात में, वन तारा, उसके ज़रिए जानवरों के बचाव, इलाज, पुनर्वास और संरक्षण किया गया। इसी के लिए ये अवार्ड जो है ना वो दिया गया है। ठीक है, तो वन तारा जामनगर में स्थित एक बहुत बड़ा केंद्र है। ओके, अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति की वजह से दिसंबर 2025 में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 उसको लागू करना पड़ा है? आंसर होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर। ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में और ये द हिंदू में देख रहे हैं। तो 13 दिसंबर को एनसीआर का जो AQI है, वायु गुणवत्ता सूचकांक, वो 450 के भी पार चला गया, 460 तक पहुंच गया था, उससे भी ज़्यादा होगा। तो उसी के बाद फिर आपातकालीन प्रतिबंध वो बहुत हाई लेवल पर लागू किए गए हैं और जिसकी वजह से मतलब बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, बहुत सारी पाबंदियां। जैसे स्कूलों के जो क्लासेस हैं उसको अब कर दिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ठीक है, बहुत सारे GRAP नाम है ग्रैप, उसका वो कई तरह के स्टेज में होता है। ये इमरजेंसी उपायों के तहत बनाया हुआ एक चीज़ है। पहले से 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकृत किया था, 2017 में नोटिफाई कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें अलग अलग है। स्टेज 1 सक्रिय होता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो AQI वो 201 से 300 के बीच होता है, फिर उससे ज़्यादा हुआ तो वेरी पुअर, फिर सीवियर, फिर स्टेज 4 में तो बहुत ख़राब स्थिति जब होती है तब इसको लागू किया जाता है। इसमें क्या है, इसमें दिल्ली में ट्रक यातायात को बंद कर दिया जाता है, हाँ आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। इसके अलावा BS4 और उससे नीचे की जो डीजल गाड़ियां हैं उस पर सख्ती कर दी जाती है कि वो नहीं चला सकते। ये सब चीज़ें और भी कई सारे जो है ना वो मतलब इस जो सरकारी ऑफिसेज हैं वहाँ पर 50% ही व्यक्ति काम करेगा, 50% को वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाता है। ठीक है, स्कूल में मतलब क्लासेस जो है ऑनलाइन करवा दी जाती हैं। ये सब चीज़ें हैं। प्रदूषण से निपटने का कुछ अभी तक दिख नहीं रहा है सरकार के द्वारा। अभी मैं देख रहा था संसद में जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, तो उनसे जब सवाल पूछा गया तो वो जवाब दे रहे थे कि प्रदूषण में हमने काफ़ी कमी की है। कैसे की है? उन्होंने कहा कि पहले इतने दिन, बहुत ज़्यादा दिन प्रदूषण रहता था, लेवल हाई रहता था प्रदूषण का, अब कम दिन लेवल हाई रहता है। तो सरकार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, बाकी तो आप लोग महसूस करेंगे कि कितनी जहरीली हवा आप सांस ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 दिसंबर को। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो उसी के उपलक्ष्य में ये दिवस वो मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर कितनी थी? 0.7%। कितना है? 0.7%। ये है खुदरा महंगाई दर। खुदरा महंगाई दर मतलब पिछले साल नवंबर में वस्तुओं की कीमत कितनी थी और अभी कितनी है एवरेज में। तो जो बढ़ोतरी हुई है पिछले साल से वो 0.71% ये बढ़ोतरी देखी गई है। अच्छा, पिछले महीने अगर बात करेंगे उस समय कितनी महंगाई दर थी? 0.25% थी और अब थोड़ी सी बढ़ी है, 0.7% ये हुई है। ठीक है, तो ये बताया गया क्यों महंगाई बढ़ी है। तो खासतौर पर जो सब्जियां हैं, दूध हैं, उन सब में की कीमतें जो है ना वो थोड़ी सी बढ़ी हैं, बहुत ज़रा सी। ठीक है, तो ये है। हालांकि आरबीआई का जो वो है ना रेंज है कि महंगाई कितनी होनी चाहिए, वो 2 से 6% के बीच में होनी चाहिए, 2 से 6% के बीच में। ओके, और उसके 2% से काफ़ी कम ये लेवल देखने को मिल रहा है। अच्छा, किसने जारी किया है ये?
NSO ने जारी किया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, CPI के जरिए तय होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए तय होता है, और उसमें खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, बिजली, ये सब सामानों की, मतलब आप जो खरीदते हैं ना एक ग्राहक के तौर पर, उन सब सामानों की कीमतें देखी जाती हैं कि पिछले साल कितनी थी और अभी के मंथ में कितनी ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं महत्वपूर्ण। नवंबर 2025 में थोक महंगाई दर कितनी रही? आंसर होगा -0.32%। कितना है? -0.32% ये महंगाई रही है। और उससे पहले वाले महीने में अक्टूबर में कितनी थी? -1.21%। मतलब थोड़ी सी थोक महंगाई दर बढ़ी देखने को मिले, ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये उद्योग मंत्रालय का ये कहना है कि नवंबर में बहुत सारी चीज़ों जैसे खाद्य पदार्थ हैं, खनिज तेल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, इन सब की कीमतों में जो कमी रही है उसकी वजह से थोक महंगाई दर माइनस में रही है, -0.32%। अच्छा, कौन जारी करता है ये रिपोर्ट? तो वो जारी करता है DPIIT, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है? NSO जारी करता है, और थोक महंगाई दर DPIIT जारी करता है। तो DPIIT जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, थोक महंगाई दर मतलब आप जिससे सामान खरीदते हैं ना, जो रिटेलर है, दुकानदार है, वो जहाँ से सामान खरीदता है वो कितने पे खरीदता है, उसकी कितनी महंगाई बढ़ी है उसको देखा जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और हाँ, 28 दिसंबर की सुबह 9 बजे से मैराथन वीडियो देखना मत भूलना। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन बहुत कम आने वाला है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, बाय।